नमस्कार। ये वीडियो हमारा कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम कृतिका भाग 2 भाग 2 की पहली कहानी शिवपूजन सहाय की माता का आंचल पढ़ रहे हैं। इस कहानी में लेखक ने स्वयं को प्रस्तुत करके अपना एक कैरेक्टर बना करके स्वयं को ही आधार बनाया है और अपने बचपन के उन दिनों की कहानियों को लिखा है जो उसने अपने बचपन में देखा था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक उपन्यास है शिवपूजन सहाय जी का देहाती दुनिया। उसी के कुछ अंश हैं जो यहाँ पर कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि लेखक घर के अंदर अपने पिता के साथ घर के अंदर जाते हैं। जा करके पिता के साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद उनकी माँ उन्हें और अधिक खाना खिलाने के लिए जिद करती हैं और खिलाती हैं। उसके बाद वो पिता के साथ बाहर आते हैं। बाहर जब आते हैं तो उनके बच्चों की टोली जो उनके हम उम्र होते हैं, उनके मित्र होते हैं, वो इंतज़ार करते हुए मिलते हैं। उस इंतज़ार को ख़त्म करते हुए लेखक अपने पिता की गोद से नीचे उतर करके उन बच्चों में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर खेल शुरू होता है। लेखक कह रहे हैं कि खेल भी ऐसे होते थे जिन्हें हम नाटक कह सकते हैं। नाटक भी ऐसे कि जिसे देख करके राह चलने वाले भी रुक जाया करते थे। तो लेखक ने हमें अपने एक खेल के विषय में बताया था कि हम लोग किस तरह से लेखक का जो पहला खेल था वो ये खेल था कि वो सबको इकट्ठा करने के बाद घर के अंदर क्या करते थे, वो लोग खेती करते थे। खेती करने के बाद फिर खेती करना, गुड़िया फिर विवाह करने का खेल, कैसे शादी रचाई जाती थी वही ड्रामा करना, फिर खाना बनाना, हलवाई की दुकान, मिठाई की दुकान बनाना, इस तरह के खेल जो बच्चे गांव में देखा करते थे वही खेला करते थे। वर्तमान समय का खेल उन खेलों से बहुत अलग है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से प्रदर्शित किया है कि साधनों के अभाव में बच्चे वही खेल खेला करते थे जो उनके घर में क्रियाएं होती हुई दिखा करती थी। परंतु आज की डेट में कोई भी बच्चा ऐसे खेल नहीं खेलता। तो आगे लेखक क्या करने जा रहे हैं हम लोग इसको इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग माता का आंचल देख रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने कुछ कहानियाँ पढ़ ली हैं, पूरे आधे कुछ देख लिया है कि हम लोग वहीं चलते हैं जहाँ पे हमने पिछली बार इसको छोड़ा था। लेखक अपने आप को एक कैरेक्टर के रूप में यहाँ इसमें प्रस्तुत किया है लेखक ने, और उसमें ये बताया है कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे किस किस प्रकार के खेल खेलते हैं। लेखक अपने पिता के साथ बहुत अच्छे संबंधों की बात कर रहा है और उनके साथ ही पूरे दिन गुजारने की बात कर रहा है। लेखक की माँ उसे खाना खिलाती हैं। उसके बाद फिर लेखक कह रहे हैं कि जब हम बाहर आते, तो जब घर से खाना खा करके बाहर आते तो हमारी बाट जोहने वाले यानी हमारा रास्ता देखने वाले बहुत से बच्चे वहाँ पर मिल जाते। लेखक कह रहा कि अब हम अपने पिता की गोद से नीचे उतर जाते और रोना भूल करके पिता की गोद से नीचे उतरते और रोना भूल करके बच्चों के अपने हमजोली यानी अपने ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने के लिए जुट जाते। लेखक बता रहे हैं कि तमाशे भी हम लोग ऐसे ऐसे करते थे जिसे देख करके लोग बहुत आश्चर्य में पड़ते थे। हम लोग लकड़ी का कागज़ का घरौंदा बना लेते, मेड़ बना लेते, कचौड़ी पत्थर की कचौड़ियाँ बना लेते, पत्तों के पूड़ियाँ बना लेते, मिट्टी की जलेबियाँ बना लेते। इस तरह करके लेखक ने एक खेल की बात की थी। अब लेखक बता रहे हैं अगली बात बता रहे हैं, दूसरे खेल की बात बता रहे हैं। कह रहे हैं थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। लेखक कह रहे हैं कि हम लोग थोड़ी ही देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर यानी बंद करके और हम लोग घरौंदा बनाते। घरौंदा यानी मिट्टी का घर। लेखक कह रहे हैं कि कैसे बनाते। धूल की मेड़ दीवार बनती,
कच्ची सड़कों पर क्या होता है, धूल बहुत इकट्ठा हो जाती है। जहाँ कच्ची ज़मीन रहती है, पैदल चलते चलते, गाड़ियाँ या जानवरों के चलते चलते खूब सारी धूल इकट्ठी हो जाती है। लेकिन करें वो जो धूल होती उसको हम लोग इकट्ठा करते दोनों हाथों से और वो दीवार बनती। और तिनकों की छप्पर, तिनके यानी छोटे छोटे डंडे ले आते, उन डंडों की छप्पर बना लेते, यानी कि डंडे खड़े कर देते और घास फूस निकाल करके उसके ऊपर डाल देते, जैसे गांव में छप्पर होता है। दातून के खंभे बनाते, दातून यानी नीम की लकड़ी, जिसको लोग तोड़ करके सुबह ब्रश की तरह दांत मंजन और वो टूथपेस्ट लगाकर या ऐसे ही करते हैं, उसको दातून बोलते हैं। लेखक कह रहे हैं कि वो जो दातून फेंकी रहती या कुछ डंडे तोड़ करके हम लोग उसका खंभा बनाते और उस पर रस्सी बांध करके घास फूस की छप्पर बना लेते। दिया सलाई, दिया सलाई यानी माचिस, कह रहे माचिस की पेटियों, पेटियों से मतलब है बॉक्स। लेखक कह रहे हैं कि माचिस की बॉक्स से किवाड़, किवाड़ यानी दरवाज़ा, उस मकान का दरवाज़ा माचिस की डिबिया यानी उस बॉक्स से बनता जिसे फेंक दिया जाता था। घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही, घड़े के मुहड़े, गहला जो होता है जिसका मुंह ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको तोड़ करके, लेखक कह रहे हैं कि उसको एक हिस्से को अलग कर दिया जाए तो वो चूल्हे जैसा तैयार हो जाता है, जैसे मिट्टी का चूल्हा होता है। कह रहे हैं उस घड़े की मुहड़ा, मुहड़ा मतलब मुख, घड़े का जो मुख था ऊपरी हिस्सा था उसको तोड़ करके हम लोग क्या करते थे, चूल्हा बना लेते थे। कह रहे हैं कि दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछिल बनती। दिया, दिया जिसमें बत्ती जलाई जाती है पेड़ों के नीचे, घरों के अंदर, बड़े बड़े दीपावली पे मिट्टी के बने हुए दिए की कड़ाही बन जाती। और बाबूजी यानी पिताजी, उनके जो लेखक के जो पिताजी थे, जो पूजा करने वाला चम्मच था उसको आचमनी बोलते हैं। क्या उसको लेखक ले आता और वो उसकी वो बन जाती कलछी। पानी के घी बन जाता, पानी डाल देते वो घी बन जाता। उसके बाद धूल का पिसान, पिसान मतलब आटा, गेहूं का पिसा हुआ आटा हिस्सा, करें धूल इकट्ठा कर लेते और उसको आटा बना देते। और बालू को चीनी से हम लोग जेवनार बनाते। करें बालू क्या करते, उसको चीनी का रूप देते। चीनी क्या होती है, क्रिस्टलीय होती, क्रिस्टल होते हैं, बालू भी क्रिस्टल होती है। तो लेखक कह रहे हैं चीनी को, चीनी के लिए हम लोग बालू का इस्तेमाल करते। और जेवनार, जेवनार मतलब भोज या दावत, कह रहे हैं हम लोग जेवनार बनाते यानी भोज करते। यानी लेखक कह रहे हैं कि हमारे खेल वही थे जो घरों में हुआ करते थे। पहले हम धातून का खंभा बनाते, उस पर रस्सी बांधते, फिर तिनकों से छत बनाते, माचिस की खाली तीली से माचिस के खाली डब्बे से हम दरवाज़ा बनाते। उसके बाद घड़े के टुकड़ों से हम चूल्हा बनाते, दिए की कढ़ाई बनाते, बालू से चीनी बनाते, पानी को हम घी बना लेते और इस तरह से हमारा न्योता तैयार, दावत तैयार होती। हमें हम लोग जेवनार करते और हम ही लोगों को जेवनार बैठती। लेखक कह रहे हैं हम ही लोग जेवनार यानी दावत बुलाते और हम ही लोग दावत में बैठ जाते, यानी जो करने वाला वही खाने वाला। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते। पंगत का मतलब हुआ लाइन। गांव में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी चटाइयाँ बिछा करके लोग नीचे लाइन बनाकर बैठ जाते हैं, उसको पंगत बोलते हैं। करें जब हम लोग पंगत बनाकर बैठ जाते तो जब हमारा भोज शुरू होता, दावत शुरू होती, तभी बाबूजी भी धीरे से पंगत के यानी लाइन के अंत में खान जीमने यानी खाने के लिए बैठ जाते। भोज जीमना यानी भोजन करना, भोजन करने के लिए बैठ जाते। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते। लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही हम अपने पिताजी को बैठते हुए देखते, हम सभी बच्चे शर्मा जाते और हंसते हुए अपने अपने ही हाथों से बनाए हुए घरौंदों को पैरों से कुचलकर हम लोग जल्दी से भाग जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ।
लेखक कह रहे हैं कि मेरे पिताजी भी खूब हंसते और हंस हंस के लोटपोट हो जाते और ये पूछने लगते कि अगला भोज कब होगा भोलानाथ। इसके बाद लेखक कह रहे हैं कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते। बारात, शादी विवाह में बारात निकलती है, लेखक भी वो सारी चीज़ें को देखता था। लेखक कह रहे हैं हम लोग कभी कभी बारात निकालते। जुलूस, जुलूस यानी समूह। बारात में क्या, बारात का मतलब होता है भीड़। भीड़ में मूर्ख बेवकूफ़ सब आते हैं, बुद्धिमान सज्जन सब आते हैं और वहाँ पर आकर के इसलिए उसको बारात कहते हैं। लेखक भी उसको एक जुलूस शब्द दे रहा है। जुलूस में भी क्या होता है, मूर्ख भी आते हैं और बुद्धिमान भी आते हैं। कहें हम लोग निकलते। कनस्तर का तंबूरा बजता। कनस्तर यानी खाली टीन। टीन में सामान आता है, जब वो खाली हो जाता है तो उसको कनस्तर कहते हैं। कनस्तर का तंबूरा, तंबूरा बाजा होता था जो शादी विवाह में बजाया जाता था। कहते हैं तंबूरा बजता। अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती। अमोला उसे कहते थे जो आम खाने के बाद लोग बीज को फेंक देते हैं। तो आम के अंदर जो गुठली होती है उसके दो पार्ट होते हैं। जब वो पानी में पड़ती है तो वो भीग करके बड़ी हो जाती है और उसमें से पेड़ निकल आता है। तो जब पेड़ को, अगर आप आम के उस पेड़ को उखाड़ेंगे तो दोनों, वो जो गुठली होती है उसके दोनों पार्ट निकल के बाहर आ जाते हैं। तो दोनों भाग के बीच में अगर एक पतला पत्ता, पतला जो जिसकी थिकनेस कम हो, ऐसी एक लीफ रख दी जाए, तो जब ये कोई पत्ती रख करके उसको मुंह से जब बजाया जाता है तो शहनाई जैसी उसमें से आवाज़ निकलती है। आप कह सकते हैं माउथ आर्गन। लेखक कह रहा है कि हम लोग अमोला को खोजते, अमोले को, और ये गांव में बड़े आराम से मिल जाता, पेड़ों के नीचे जहाँ हमने आम खाकर फेंका है वहाँ पर कहीं उसको निकाल लेते और उसकी शहनाई बजाते। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। चूहेदानी चूहा पकड़ने के लिए काम आते, सबको पता है, और वो जालीदार होती है। लेखक कह रहा उसमें डंडा फंसा के हम लोग उस चूहेदानी को पालकी बना लेते हैं। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। लेखक कह रहा है कि मैं समधी बन जाता, यानी लड़के का पिता, और बारात को, जो हमारे घर का चबूतरा था, एक कोने से शुरू होती, यानी लेखक बकरे पर बैठ जाता, उसके कान पकड़ लेता और इस कोने से ले जा कर के उस कोने पर उस बकरे को छोड़ देता, और इस कोने से उठी हुई बारात चबूतरे के दूसरे कोने पर लग जाती। वहाँ वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिया का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लेखक कह रहे हैं कि जैसे घरों में शादी विवाह में क्या होता है कि कलसा रखा जाता है जहाँ मंडप के नीचे आंगन में। लेखक कह रहे हैं हम लोग भी कुल्हिया यानी कुल्हड़, कुल्हड़ का कलसा बनाते और उसके नीचे वहाँ पर एक बांस गाड़ते छोटा सा और गोबर से उसको लिपाई कर देते। पुराने ज़माने में गोबर से घर को लीपा जाता था, उसके बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से उसको लीपा जाता था। कहीं कहीं अभी भी लिपा जाता है। करें बारात यहाँ से उठती, उस बनाए हुए कलसे तक जाती और जाने के बाद वहाँ से लौट आती। करें काठ यानी लकड़ी की पटरियों से घिरे होते थे जहाँ पर हम लोग कलसा, कुल्हड़ और वो रखे थे। करें वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटते समय खटोली पर लाल ओहरा डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। ओहरा मतलब पर्दा। लेखक कह रहा कि लौटते समय हम लोग जो चूहेदानी का पालकी बनाते थे उस पर लाल पर्दा डाल देते थे और उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था, यानी झूठ मूठ के दुल्हन को चढ़ा लेते थे और उसे उठाकर ले आते। लौट आने पर बाबू जी ज्यों ही उघार कर दुल्हनिया का मुख निखारने लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। लेखक कर हमारे बाबूजी भी उस खेल में बड़ा आनंद लेते थे। जैसे ही हम लोग पहुंचते तो बाबूजी क्या करते, वो जो लाल पर्दा हम लोग डाले रहते थे
उस पर्दे को उठाते और कहते कि मैं दुल्हन का मुंह देखना चाहता हूँ। और जैसा ही बाबूजी ऐसा कहते, सभी बच्चे वो सब फेंक फाँक कर तोड़ ताड़ करके भाग जाते और सभी हंसने लगते। और लेखक कह रहे हैं कि बाबूजी भी खूब हंसते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, कहीं सब इधर उधर तितिर भाग करके तितिर बितिर हो जाते। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बच्चे शर्म भूल कर फिर कलेक्ट हो जाते, इकट्ठा हो जाते। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। सब लोग राय जमती यानी सब लोग विचार विमर्श करते और इस बार खेती करने का खेल खेला जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। लेखक कह रहे हैं कि चबूतरे का जो किनारा था उस पर दो लकड़ी गाड़ देते हम लोग, जो बाहर की तरफ झुकी होती, और उस पर एक रस्सी बांध देते। उस रस्सी से और ये उसके बाद इसको क्या करते, नीचे की तरफ लटका देते। वो कुआं बन जाता, ऊपर से नीचे तक कुआं बन जाता। और मूंज की बटी हुई पतली रस्सी से में एक चुक्कड़ गड़ारी का बांध कर गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता है। चुक्कड़ यानी कुल्हड़, मिट्टी का बना हुआ बर्तन, कुल्हड़, जिसका प्रयोग हम चाय पानी पीने में करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि एक पतली रस्सी में उस कुल्हड़ को बांध देते और गड़ारी पर लटका करके उसको नीचे की तरफ फेंक देते और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लगते। दो लड़के वहीं झुक करके बैल बन जाते। अब मोट क्या होता है, पानी सींचने का एक साधन था जो कुएं में लगा रहता था और उसके कुएं के चारों तरफ उस बैल घूमा करते थे और वो एक रिंग की तरह घूमता था। उसमें छोटी छोटी बाल्टियां लगी होती थी, तो जब वो कुएं में बाल्टियां जाती थी तो पानी भर करके कुआं से बाहर आती थी और उसको वहीं बनी हुई नाली में गिरा देती थी। जब नाली में गिरता था पानी, वो नाली खेत से जुड़ी होती थी। नाली में गिरा हुआ पानी सीधे खेत में जाता था और ये काम लगातार होता रहता था। बैल लगातार घूमते रहते थे और एक आदमी उनको हाँकता रहता था और ये सिंचाई होती रहती थी। कल दो लड़के झुक करके बैल बन जाते और पानी सींचने का काम करने लगते। चबूतरा खेत बन जाता, जो पूरा चबूतरा था उसे खेत बना लेते, कंकड़ का बीज बना लेते। ठेंगा हल जुआठा, कहने ठेंगा यानी अंगूठा, अंगूठे को ऐसे मोड़ दे करके इसको हल बना लेते। और मुट्ठी जो थी इसको जुआठा, हल जुआठा का मतलब हुआ हल, और हल के कंधे बैल के कंधे पर रखे जाने वाली वो लकड़ी, उसको जुआठा बोलते हैं। कहीं इस तरह से हमारी खेती शुरू होती। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। जैसा बच्चे देखते थे, बड़ी मेहनत करते और खेत जोतते बोते और पटाते, यानी सब तुरंत ही सब तैयार हो जाता। हाथों हाथ फसल काट लेते। लेखक कह रहा कि हम लोग जैसे ही बोते वैसे ही फसल काट भी लेते। काटते समय हम गाना भी गाते, जैसे फसल कटाई के समय गाना गाया जाता है। लेखक कह रहे हैं कि फसल काटते समय हम गाना भी गाते। ऊंच नीच में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। कह रहे हैं कि ऊंच नीच में यानी ऊबड़ खाबड़ जगहों में क्यारी बनाई गई, जो उपज में आ गई वह हमारी, यानी हमें जो भी प्राप्त हो गया वो सब हमारा है। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते और कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए से तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते। राशि का मतलब होता है अनाज, कसोरा मतलब कुल्हड़। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ललित वाले में, कसोरे के बारे में उन्होंने लिखा है। लेखक कह रहे हैं पूरी फसल को एक जगह रखते, पैर से रौंद करके उसको अनाज अलग कर लेते हैं। फिर सूप कसोरा यानी कुल्हड़ का सूप बना करके हम उसको ओसाते। ओसाना मतलब हवा में उड़ाना। तो जब हवा में उड़ाया जाता है तो जो अनाज होता है वो ज़मीन पे इकट्ठा हो जाता है और जो भूसा होता है वो दूसरी जगह इकट्ठा हो जाता है। करम मिट्टी के दिए का तराजू बना करके पूरे अनाज को इकट्ठा कर लेते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। लेखक कह रहे हैं बाबूजी हर बार की तरह फिर आ जाते और हम लोगों से पूछते इस बार की खेती कैसी रही भोलानाथ, और उनका मजाक होता और हम सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते। इसके आगे का वीडियो हम लोग इसके आगे की कहानी
हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।